विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है क्या? बंगाल विभाजन। क्या करना है? क्योंकि उग्रवाद की उत्पत्ति के कारणों में हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 1905, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मिंटो मार्ले सुधार, इसी क्रम में पढ़ना हमने। मिंटो मार्ले सुधार 1909, दिल्ली दरबार 1911, प्रथम विश्व युद्ध 1914, है ना, लखनऊ पैक्ट 1916, होम रूल आंदोलन 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, रॉलेट एक्ट 1919, ये क्रम पढ़ेंगे हम इस क्रम में। तो बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन का समय था भाई। लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत से काम हुए थे, लेकिन एक गलत काम ने उसको बहुत ही कुख्यात बना दिया। सर्वाधिक रेल लाइनों का विकास कर्जन के समय हुआ। जितने भी हमारे पुरातात्विक जो क्या थे मॉन्यूमेंट्स थे उनको बचाने का काम किया था उसने, और बहुत से काम किए थे, लेकिन कुख्यात हो गया बंगाल विभाजन की वजह से। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का चरमोत्कर्ष था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। क्यों किया उसने बंगाल का विभाजन? क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना चाहता था वो। क्या? राष्ट्रवाद को कुचलना चाहता था। बंग भंग की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी, और उसके पीछे यह कुतर्क पेश किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है, किंतु कतिपय कारणों से इसे मूर्त रूप न दिया जा सका। लेकिन बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। जिस दिन इसने सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया था ना, उसी दिन बन गया था बांग्लादेश। वैसे सही बताऊं तो ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईस्टर्न। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। इस विभाजन का सरकारी तर्क यह दिया गया कि प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसके लिए? प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था बंगाल की एकजुट शक्ति को तोड़ना, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। बंगाल बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेट था भाई, सारी चीजें वहां पढ़े लिखे लोग थे, सब राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम, हिंदू बहुल इलाके अलग कर दिए और मुस्लिम बहुल इलाके अलग कर दिए। बंगाल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। विभाजन के पूर्व बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। यानी जहाँ जिसको आज हम उड़ीसा बोलते हैं ये भी बंगाल में था, बिहार जिसको आज हम बोलते हैं ये भी बंगाल में था, बांग्लादेश जो था वो भी बंगाल में था, और पश्चिम बंगाल भी बंगाल में था। यानी बंगाल काफी बड़ा था। ठीक है, क्षेत्रफल लगभग 189,000 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी उस जमाने में। कितनी? 8 करोड़ की जनसंख्या थी। विभाजन के उपरांत ढाका, चटगांव और राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया गया, और पूर्वी बंगाल व असम नाम से एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी कहाँ रखी गई? ढाका रखी गई। ठीक है भाई, शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल में ही रहने दिया गया, जिसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई। आज भी वही है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, है ना। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी। 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई, 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। आपने जो डेट याद रखनी है वो 16 अक्टूबर याद रखनी है। कौन सी? 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया? आंसर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप में मनाया गया? आंसर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। एक दूसरे को राखी बांधी लोगों ने। राखी मतलब आज वाली नहीं, रक्षा सूत्र बांधे मतलब धागे बांधे, उन्हीं को राखी कहा जाता है। ठीक है, आज जैसी राखियां नहीं थी। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस विभाजन के प्रखर विरोध के माध्यम के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने जन्म लिया। इतना क्लियर हो गया? 16 अक्टूबर 1905।
बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए और सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह पता चले। इसका परिणाम था स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार। आपने सुना होगा कई बार इलेक्शन होते हैं, कुछ एक क्षेत्र होते हैं जो मना कर देते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, ना ही हमारे यहाँ कोई नेता अंदर आएगा प्रचार में, क्योंकि जब वो मांग करते हैं, माना कोई मांग कर रहा है पुल की, कई साल हो गए, 5 साल वोट डाला नहीं बना, अगले 5 साल डाला नहीं बना, अगले 5 साल डाला नहीं बना, एक दिन वो निर्णय लेते हैं कि हम भाग ही नहीं लेंगे, जब तुमने कुछ करना ही नहीं है तो क्या बाइकआउट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है बाइकआउट। जो भी इन जितने भी लोकतंत्र की जो शक्ति है वो क्या है? जनमत। जनमत का मतलब ये होता है कि मैंने आपको अपना मत दे दिया, उसका अपोजिट अगर कोई करे, माना कोई बहुत जायज मांग है आपकी, उसके लिए बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए। किसका? उन लोगों का जिन लोगों को आपने क्या किया, इस उससे बनाया था कि क्या ये कुछ करेंगे राज्य के लिए या देश के लिए कुछ करेंगे, माना वो कुछ नहीं कर रहे तो बाइकआउट करना शुरू कर दो। सामने वाले अपने आप ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। वो ताकतवर तभी तक है जब तक आप उनको क्या देते हो? हाँ, अरे वोट नहीं, जब तक आप उनके आगे पीछे घूमते हो। आप मिलना ही छोड़ दो, ओके बाय बाय टाटा, है ना। मतलब जाओ मत, उनकी सभाओं में मत जाओ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई नेता ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, उसकी सभाओं में जाना छोड़ दो, वोट डालना ही छोड़ दो, तो अपने आप ही क्या हो गया? बाइकआउट हो गया। तो सरकार भी सख्ते में आ जाती है, फिर चिंतित हो जाती है, तो मांग पूरी होती है आपकी, पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, जो भी। ठीक है, चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? ठीक है, तो प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं, प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए और सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं का तीव्रता और अच्छी तरह पता चले। इसका परिणाम था स्वदेशी और बहिष्कार। इसके लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक की गई। उसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कब की गई? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में बोला गया कि स्वदेशी आंदोलन हम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई। इसके पश्चात पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई जिससे स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय लिए गए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय लिए गए। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। स्वदेशी आंदोलन पर्याप्त सफल रहा। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था आत्मनिर्भरता पर दिया जाने वाला जोर। यार, जो ब्रिटिशर्स कमा रहे थे ना, वो किससे कमा रहे थे? किससे? भाई, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। वहां पर हमारे देश से कपास लेके जा रहे थे, धागा बना रहे थे, कपड़ा बना रहे थे, सिले सिलाए वस्त्र यहाँ पे आके बेच रहे थे। उसको यहाँ के लोग मतलब एक उसको बना दिया था, क्या बोलते हैं, एक क्या मतलब रिस्पेक्टेबल की, अगर कोट पैंट पहना है तो नहीं, जैसा आज भी होता है। आज भी किसी भी चीज में ले लो, इंग्लिश बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया, हिंदी बोल रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए हिंदी को। क्या कीजिए? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए अपनी बोली को, शर्माइए मत। शर्माएंगे नहीं तो सामने वाला अपने आप डाउन हो जाएगा। आप शर्मा के बोलोगे, डर डर के बोलोगे तो दिक्कत होगी। ऐसे ही आप कुछ पहन रहे हैं, आपका परिधान है, आपका क्या है, माना धोती कुर्ता ही है, क्या है, आपने बड़े फक्र के साथ पहना हुआ उसको और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, तो सामने वाला भी, अब आप शर्मा भी रहे हो, छुप भी रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसे ही हुआ कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थी उनके आगे धरना दिया गया, किसी भी ग्राहक को अंदर नहीं जाने दिया गया, है ना। ठीक है, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, सेल्फ डिपेंड बनने की बात की गई। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य था राष्ट्र की गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा। आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देसी उद्योग एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना था।
अनेक कपड़ा मिलें, साबुन, दिया सिलाई के कारखाने, हैंडलूम, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां खुली। यानी खुद के कपड़े बनने लगे देश में। पहले यही बनते थे, इन्होंने हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग है, हमारा जो बुनकर है, उनको खत्म कर दिया था। क्योंकि जो हमारा बुना हुआ कपड़ा होता था तो सुंदर लेकिन महंगा होता था। मशीनों में बना हुआ कपड़ा क्या सस्ता होता था, दूसरा उसमें जो फिनिशिंग आती है मशीनों में वो ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप टेरिकॉट पहनेंगे और खादी पहनेंगे तो फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। टेरिकॉट किस में बना हुआ, मशीन में, तो बिल्कुल कैसा होगा, फिनिशिंग होगी। खादी पहनोगे तो कहीं पर धागा मोटा, कहीं पर पतला, कुछ देखा है। लेकिन शरीर के लिए और इस जलवायु के लिए उपयुक्त जो चीज़ है वो क्या है, खादी। क्या है, आप खादी पहनो, आप कंफर्टेबल रहोगे दिन भर। लेकिन आप टेरिकॉट पहनोगे तो आपको इचिंग, कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, खासकर जब उमस होती है तो वो भी कॉटन, लेकिन उसके बीच में छिद्र है ही नहीं, इतना फाइन बना हुआ वो कपड़ा। जो आपका खादी है उसके बीच में क्या है, छिद्र हैं, तो उनसे हवा क्या होती रहती है, शरीर में जाती रहती है। साथ में मोटा पतला जो धागा है वो सोखता है किसको, पसीने। लेकिन फिनिशिंग पर ज़्यादा जोड़ देते हैं लोग, किस पर, कि कपड़ा भाई बड़ा क्या है, बढ़िया है। कि खादी क्या है, थोड़ा देखने में उतना, तो दृष्टि बदलो, खादी भी अच्छी लगने लगेगी, है ना। कपड़ा मिलें खुली, साबुन बनाने की मिलें खुली, दिया सलाई बनाने लगे, दिया सलाई मतलब माचिस, माचिस बनाने लगे। हैंडलूम, राष्ट्रीय बैंक खुले, अपने ही बैंक खुलने लग गए। बीमा कंपनियां खुली। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की, आंसर पीसी रॉय। पीसी। सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं, सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं इत्यादि का बहिष्कार शुरू कर दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, हिंदू और मुसलमान ने भाग लिया। मुसलमानों के प्रमुख नेता थे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आनंद मोहन बोस ने भाईचारे तथा एकता के लिए इसी दिन फेडरेशन हॉल की स्थापना की। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भाईचारे और एकता के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना किसने की, 16 अक्टूबर को, आंसर आनंद मोहन बोस ने। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़े। अरे धागा ही तो बांधना है, प्रेम का धागा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, धागे में क्या होता है, प्रेम, है ना। बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयं सेवकों को संगठित किया गया और जन समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई, जन समितियां बनाई गई। ये देखो ना, साइकोलॉजिकल चीजें हैं। अगर किसी ने किसी से बोल दिया कि ठीक है भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, अब हमारा भाईचारा रहेगा, ठीक है, अब क्या हुआ, रहा थोड़ी देर, रहा थोड़े, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन क्या हो गया, भूल गया आदमी। भाईचारा क्या हो गया, एक धागे से बांध दिया, एक दूसरे के हाथ में धागा बांध दिया, बार बार वो धागा दिखता रहा, बार बार भाईचारा याद आएगा। सिख गुरु जानते थे इनको कि अपनी कस्मों को कैसे याद करना है, तो इसीलिए कड़ा दिया उन्होंने पहनने के लिए। जब तक हाथ में कड़ा रहेगा, बार बार अपनी क्या शपथ याद रहेगी कि हमें करना क्या है। कड़ा क्यों पहनते हैं सिख, गुरुजी जानते थे कि ये भूल जाएंगे, जैसे आप लोग भूल जाते हो सीढ़ी से उतरते इंस्टीट्यूट के कि पढ़ना है, भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते, अरे भूल जाते हो घर जाते ही, फिर अचानक सुबह याद आता है कि अब फिर इंस्टीट्यूट जाना है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस्ता लाते हैं फिर फेंक देते हैं घर जाके, फिर अगले दिन उठाते हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। घर में जाके बस्ता खोलना पड़ा, बस्ता मतलब बैग खोलना पड़ेगा, उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैं सूत्र नहीं बांध सकता, बट इन्होंने साइकोलॉजिकल तरीके से क्या किया, रक्षा सूत्र बांधे एक दूसरे के, राखी बांधी। बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सेवकों को संगठित किया गया, जन समितियां बनाई गई। इस आंदोलन की जान युवक थे। जिस आंदोलन में युवा होगा वो अपने आप ही क्या होगा, गजब का होगा, ठीक है। हालांकि बुजुर्गों की राय लेना भी जरूरी होता है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला। कार्लाइल सर्कुलर को हाईलाइट करना है आपने, कब निकला,
16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ और 6 दिन बाद कार्लाइल सर्कुलर निकला। इसमें बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस आशय का पत्र भेजा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों को सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। डरा दिया। इस आदेश पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी RW कार्लाइल का दस्तखत थे, इसलिए इसको कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। बंगाल का चीफ सेक्रेटरी जो था उस समय वो कौन था? RW कार्लाइल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है। इसका आंदोलनकारियों में तीव्र विरोध हुआ और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा नहीं पढ़ेंगे हम आपकी स्कूलों में, हम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल स्थापित कर रहे हैं। इस परिषद का उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। राष्ट्रीय जीवन धारा से 14 अगस्त 1906 को इसी के अनुसार बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। 14 अगस्त 1906 बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हो गई। अरविंदो घोष इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बन गए। कौन? अरविंदो घोष इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डॉन सोसाइटी ने किया। किसने किया? डॉन सोसाइटी ने किया। इसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। क्यों की थी? कर्जन के समय में 1902 में एक विश्वविद्यालय कमीशन बनाया था सर थॉमस रेले कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी बनाई थी। अब वो डॉन सोसाइटी यहाँ पर काम आई क्योंकि डॉन सोसाइटी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य किया। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। इस समय बंगला साहित्य में देशभक्तिपूर्ण तथा अन्य विषयों के उच्च स्तरीय साहित्यों की रचना हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रेरणा स्रोत गीतों और कविताओं को रचा गया, जिससे लोगों में नया उत्साह भर गया। कला के क्षेत्र में इस दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने विशेष योगदान दिया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बना है 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ओरिएंट बोलते हैं पूर्व को, क्या बोलते हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण तथा विकास किया जा सके। यह संस्था चुने हुए उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। नंदलाल को पहली छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। नंदलाल पहली छात्रवृत्ति, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति बोलते हैं स्कॉलरशिप को। स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के लगभग हर वर्ग को अपने साथ मिला लिया था। स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भाग लिया। स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भाग लिया। पहली बार इस दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान किया गया। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। किसका? आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस। दूसरा आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना बहुत जरूरी है। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता और व्यापकता को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1906 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बाइकॉट से संबंधित प्रस्ताव पास किए। देखो ना, फिर इफेक्ट कहाँ दिख रहा है आपको? कांग्रेस पर दिख रहा है। वो भी क्या कर रहे हैं? स्वदेशी और बाइकॉट, स्वदेशी और बहिष्कार, बाइकॉट बोलते हैं बहिष्कार को। कब? 1906। 1906 का कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
कांग्रेस ने इसमें कहा कि देश की जनता का प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा सरकार भी सुधार की मांगों पर कोई विचार नहीं करती है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करती है। क्या करती है? कांग्रेस ने यह भी मांग की कि ब्रिटिश सरकार के कई अन्य उपनिवेशों की तरह भारत भी अधिशासी उपनिवेश का दर्जा मिलना चाहिए। किस उपनिवेश का? अधिशासी उपनिवेश का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पास करते हुए विदेशी वस्तुओं के बाइकआउट का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार करने और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया। यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कांग्रेस पर भी पड़ रहा है। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1907-8 के आते आते स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता कम हो गई और इसका एक कारण कांग्रेस में फूट पड़ना भी था। 1907 कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई, जैसे मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या बने। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। क्या कहा था? निर्मम भूल, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले। कौन? भारत सेवक संघ वाले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनका अखबार का नाम बंगाली था, जो कि इंग्लिश में था। उन्होंने कहा यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। क्या गिरा है? यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। तीसरा कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय में भी नसीब नहीं हुआ था। ये कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन। एक कथन और है कि भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, निश्चय ही मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। ये किसने कहा? पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फुल्लर ने कहा। ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, ये पीसीएस का भी क्वेश्चन है। कभी ब्रूमफील्ड फुल्लर की कथन है कि मुसलमान मेरी चहेती पत्नी है। मुसलमान मेरी चहेती पत्नी। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन से ही प्रारंभ हुआ है। महात्मा गांधी भी भारत में नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन से के बाद प्रारंभ हुआ है। एक कथन और है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से हमें कई लाभ होंगे। एक तो बंगाली बाबुओं का अभिमान चूर होगा, दूसरा हमारे शासन का विरोध करने वाले एक प्रमुख निकाय दुर्बल हो जाएगा। ये किसने कहा? ब्राड रिस्ले ने कहा, जो कि भारत सचिव के नाम पत्र में लिखा था उसने 1904 में। किसने? ब्राड रिस्ले। एक बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले। इतना समझ में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो स्वदेशी था, बहिष्कार था, स्वराज था और राष्ट्रीय शिक्षा थी। 4 कार्यक्रम थे। कौन कौन से? स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। एक क्वेश्चन बनता है, किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? आंसर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? स्वदेशी आंदोलन में कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ? तो कपड़ा उद्योग। कौन सा? अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 6 अगस्त 1905 से माना जाता है। कब से हुआ था? 7 अगस्त 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कि अगला 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को हुई। कब हुई?
घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आंसर स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने किया। किसने किया? चिदम्बरम। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो सैयद हैदर रजा ने किया। सैयद हैदर रजा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः कब एकीकृत कर दिया गया? तो आंसर 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग, है ना, 1911 में। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? आंसर स्वदेशी आंदोलन। बच्चे बच्चे ने गाया, बूढ़े बूढ़े ने गाया, सब महिलाओं ने गाया वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आंसर स्वदेशी आंदोलन से। कौन? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन। कौन? H.W. नेविंसन। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 14 अगस्त 1906 को की गई। 14 अगस्त 1906। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बता रहा हूं मैं। स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किसने किया और कहां पर किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया और महाराष्ट्र में किया। स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन। समझ में आ गया? ये है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लीग। क्या पढ़ रहे हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन का अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास करने आरंभ कर दिए। अंग्रेज सरकार ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, नवाब सलीमुल्लाह खां कहाँ के? ढाका के। उन्होंने मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बकरुल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब बकरुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। नवाब बकरुल मुल्क मुश्ताक हुसैन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया 30 दिसंबर 1906। उसके पश्चात एक समिति का गठन किया गया जिसमें 56 अस्थायी सदस्य थे। मोहसिन उल मुल्क और वकारुल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। कहां पर? और अध्यक्ष आगा खां की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष, यदि देखो अगर ऐसा पूछ ले कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है, तो आपने क्या बोलना है? सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। मुसलमानों के इस निर्णय से अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उसकी हिंदू मुसलमानों में बीच फूट डालने की योजना पूरी हो गई। शीघ्र ही तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्क बोल्ड को पत्र लिखकर मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? आगा खां। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के समक्ष कुछ मांगे रखी, जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इस मांग को माना इन्होंने, अंग्रेजों ने 1909 में मिंटो मार्ले सुधार में।
ठीक है। तो एक तो मुसलमानों ने क्या मांगा कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए। दूसरा, विधानमंडलों में मुसलमानों के को जनसंख्या के अनुपात में स्थान दीजिए। कहाँ पर? विधानमंडलों में। तीसरा, इन्होंने मांगा कि मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और सरकारी सहायता। मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और सरकारी सहायता। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1907 ईस्वी में कराची में हुआ। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ भाई? कराची में हुआ। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जिसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की। 1906 वाला ढाका में हुआ। 1907 वाला जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ। 1908 वाला अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला, भारतीय मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना और सरकार के कार्यों के प्रति मुसलमानों में भ्रामक धारणाओं को दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं और भावनाओं को सम्राट के सामने प्रस्तुत करना। अब ठीक है, ये बन गए अंग्रेजों के क्या पक्षधर बन गए मुस्लिम लीग और मुसलमान। अब इनकी समझ में कब आया? जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो क्या हुआ कि टर्की का राजा जो था उसको कौन क्या मानते थे? खलीफा मानते थे लोग। क्या मानते थे? जैसे हिंदुओं के जो धर्मगुरु होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। कौन होते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य के परिपाटी में जो लोग शंकराचार्य बनते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है। ऐसे ही मुसलमानों के जो धर्मगुरु होते हैं वो कौन होते थे? खलीफा। टर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे। इन्होंने मुसलमानों को पहले कहा, अंग्रेजों ने, कि हम टर्की का अपमान नहीं होने देंगे, उसका विभाजन नहीं होने देंगे। अब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? टर्की हार गया, इंग्लैंड जीत गया। इन्होंने टर्की का विभाजन कर दिया और राजा को अपदस्थ कर दिया। राजा को अपदस्थ करना मतलब मुसलमानों के खलीफा को अपदस्थ करना और उसका अपमान करना। ठीक है। तो देश दुनिया में तो पता नहीं, पर भारत में मुस्लिम लोग बड़े क्या हुए? क्षुब्ध हुए और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला। क्या चला? खिलाफत मूवमेंट चला। उसकी प्रतिक्रिया से इतना समझ में आ गया, जिसमें फिर गांधी जी का भी सहयोग लिया गया। 1916 में देखते हैं आप, लखनऊ में अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाते हैं, यानी कांग्रेस का भी समर्थन लेते हैं। तब समझ में आता है इनके ये वाली बात कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी नहीं करनी है भाई। अंग्रेज किसी के वफादार नहीं थे, अंग्रेज सिर्फ अपने वफादार थे। ठीक है। तो गांधी ने हाँ कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का क्या स्वर्णिम अवसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर 1924 में, और फिर तो भाई 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 सब मोहम्मद अली जिन्ना दिखेंगे आपको। कौन दिखेंगे? जिन्ना जिन्ना जिन्ना, सब जगह जिन्ना दिखेंगे। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दो राष्ट्र सिद्धांत। 1930 में 21वां चल रहा था मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मोहम्मद इकबाल अध्यक्षता कर रहे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, पूरा सुन लेना एक बार, खाली 2 लाइनें मत पढ़ना। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब आगे उसका पूरा पढ़ना। इसमें इन्होंने पृथक राष्ट्र मुस्लिम राज्य की विचारधारा प्रस्तुत की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। तो 2-3 नाम पढ़ने हैं आपने। एक चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ मुस्लिम छात्र, जिसने कहा पंजाब, अफगानिस्तान और कश्मीर को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? पाकिस्तान बनाए, पाक बनाएंगे। कि पाकिस्तान वर्ड नहीं था उस समय। ठीक है। पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला कौन सा था अधिवेशन? 21वां इलाहाबाद 1930, मोहम्मद इकबाल अध्यक्ष। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा था? 27वां अधिवेशन था लाहौर में, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहा था। एक 31वां अधिवेशन था 1943 कराची, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था इसमें। बांटो और 1943 कराची, मोहम्मद अली जिन्ना 31वां अधिवेशन मुस्लिम लीग का। समझ में आया कि नहीं आया?
एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, 12वां अधिवेशन चल रहा था 1919 में, अमृतसर में हकीम अजमल खां अध्यक्षता कर रहे थे। बकरीद के अवसर पर गौवध निषिद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग ने। कब? 1919 में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में अमृतसर का अधिवेशन 1919। इसमें कहा कि बकरीद के अवसर पर गौवध नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 1916 में जब नवा अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, तो मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहा था। लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट। एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन क्या हुआ, कोरम पूरा ही नहीं हुआ। 1923 में लखनऊ में चल रहा था, 15वां अधिवेशन था। गुलाम मोहम्मद भार्गरी इसके अध्यक्ष थे। कोरम पूरा हुआ नहीं, इस कारण स्थगित हो गया था मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, इतना आया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरत अधिवेशन।